हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल द फिजिक्स मस्ती में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार, फाउंडर ऑफ मोशन फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग 11th क्लास का एक नया लेक्चर लेकर के आए हैं और वो है वेक्टर। वेक्टर के बारे में हमें पढ़ना है। वेक्टर 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 हम लोग सुनते आ रहे हैं कि वेक्टर वेक्टर वेक्टर। नहीं, 9th क्लास से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वेक्टर नाम का भी कोई चीज़ होता है, बट ये होता क्या है इसके बारे में स्टडी अब करेंगे। नहीं तो चलिए, वेक्टर को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि अभी अभी एक एग्ज़ाम हुई है नीट की। ठीक है, नीट की एग्ज़ाम हुई है। उसमें जो क्वेश्चंस पूछा गया है नीट 2020, नीट 2020 नहीं, यदि आप लोग उसका क्वेश्चन देखे हो तो आपको पता चल गया होगा कि आपने जो पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में डायमेंशन फार्मूला, तो यहाँ पूछा गया था डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्ट्रेस क्या होता है। नहीं, स्ट्रेस का डायमेंशन फार्मूला पूछा गया है आपके नीट में। ये आप लोग बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। यदि नहीं निकाल सकते हो तो आप डायमेंशनल फार्मूला का लेक्चर देखें और वहाँ से सीख लें। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है वो है आपके स्क्रू गेज से क्वेश्चन है, और वो है स्क्रू गेज माइक्रोमीटर से। ठीक है, माइक्रोमीटर से क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप यदि मेरे चैनल में वो वीडियो देखे होंगे तो आप बना सकते हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा, उसमें आप जाकर देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो आपको चलेगा पता है कि हाँ, अब मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, नीट को क्रैक मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, नीट का सवाल मैं बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ, आपको चल जाएगा पता। ठीक है, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं वेक्टर। नया टॉपिक है वेक्टर। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वेक्टर का डेफिनेशन, वो क्या पढ़ा है कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। आइए हम लोग शुरू करते हैं वेक्टर को। नहीं, वेक्टर ठीक है, वेक्टर वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो कहेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी हैविंग magnitude as well as direction। नहीं, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी होता है। उसके बाद एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम, नहीं ETC, ये सभी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। डिस्प्लेसमेंट में भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। वेलोसिटी में भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। एक्सेलरेशन में भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। टॉर्क में दोनों है। ठीक है, ये कैसे हम लोग देखेंगे आगे। नहीं, जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा हम लोग
इस चीज को देखते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे कि आखिर कैसे है इसमें डायरेक्शन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जो वेक्टर है ना, वेक्टर का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशन होता है, और वेक्टर चीज को इंडिकेट करने के लिए हम लोग एक एरो हेड का यूज करते हैं। नहीं, एरो हेड सिंबल है, उसका यूज हम लोग करते हैं। मान लिया जाए कि कोई वेक्टर क्वांटिटी है, उसके माथे पर क्या डाल देते हैं, एरो हेड डाल देते हैं, लगा देते हैं, तो हम लोग पहचान लेते हैं कि वो क्या है, कोई वेक्टर क्वांटिटी है। या फिर उस लेटर को हम क्या करते हैं, डीप कर देते हैं। जैसे एनसीईआरटी में आपको मिलेगा कोई लेटर डीप किया हुआ, गाढ़ा से लिखा हुआ रहता है, मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी a vector quantity is represented by an arrow head। वो कैसे होगा, तो ऐसा ये चीज। ठीक है, हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके माथे पर लगाएगा तो उसको कहेंगे क्या चीज, वेक्टर क्वांटिटी है। या और ए बोल्ड लेटर से भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि वेक्टर ए, तो हम क्या करेंगे, इस ए को पूरा बोल्ड कर देंगे ऐसे। मैंने ए को पूरा बोल्ड कर दिया है, नहीं मतलब ए क्या है, कोई वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है, इसको नोट कीजिए। ओके, अच्छा, अब ये देखो कि एग्जाम्पल मैंने कहा कि कोई पॉइंट ए से बी की ओर जा रहा है, मतलब ए पॉइंट यहाँ और बी पॉइंट यहाँ, जहां से स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं टेल। ये क्या है, ये टेल है, और जहां एंड पॉइंट हो रहा है उसको बोलते हैं हेड। मतलब ये जो एरो हेड है उसमें दो पॉइंट होगा, एक हुआ टेल पॉइंट, एक हुआ हेड पॉइंट। टेल पॉइंट उधर रहेगा जहां से स्टार्ट कर रहा है, और हेड पॉइंट वहां रहेगा जो जहां पे एंड हो रहा है। सपोज कि हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने घर से, और किसी एक जगह पे मैं गया, नहीं अपने दोस्त लेकर गया, तो जैसे जैसे गया वो तो डिस्टेंस होगा, टोटल पाथ लेंथ होगा वो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल पॉइंट को, स्टार्टिंग पॉइंट को एंड पॉइंट से जोड़ देते हैं। तो स्टार्ट जहां से किए वहां से लेकर कहाँ तक, जहां तक गए वहां तक, तो इसका जो टेल होगा वेक्टर क्वांटिटी का, कहाँ होगा, जहां से स्टार्ट हुआ है उसको बोलेंगे टेल, नहीं, और जहां पे एंड हो रहा है वहां पे हेड। और मान लो कि ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या है ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे, तो इसको हम कहेंगे कि ये वेक्टर ए है। या फिर इसको हम कहेंगे कि यदि ए भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसके माथे पर ऐसे लगा देंगे हम एरो हेड ऐसे। तो क्या पढ़ेंगे इसको हम कि वेक्टर, इसको हम पढ़ेंगे कि वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी। यदि ये एक ऐसे है, इसको हम पढ़ेंगे वेक्टर ए, वेक्टर ए।
यदि एफ है उसके माथा पर ऐसा लगा हुआ है एरोहेड, तो कहेंगे कि वेक्टर एफ, वेक्टर एफ। नहीं, यदि एक्स कोई क्वांटिटी है उसके माथे पर ऐसे एरोहेड है, तो हम कहेंगे कि वेक्टर एक्स, वेक्टर एक्स। ठीक है, ये जो वेक्टर क्वांटिटी हम लोग डिनोट करते हैं, हम लोग ऐसे इसको डिनोट नहीं करते, ये रॉन्ग है, ऐसे डिनोट नहीं करेंगे इसको। हम जब भी डिनोट करेंगे तो वो एरोहेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स हेड होगा, आगे की ओर, आगे की ओर हम इसको फॉरवर्ड करेंगे ऐसे। ये गलत है, ये सही है आपका। लिखने का ये तरीका सही है, लिखने का ये तरीका गलत है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हमारा सही है, ये गलत है। तो हम क्लियर, नोट कीजिए। अब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे करते हैं। देखो इधर मैग्नीट्यूड जो होगा ना, मैग्नीट्यूड जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा वो स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो, मान लिया जाए कि हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कि ये एफ वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मॉड लगा देंगे, मॉडुलस। क्या लगा देंगे, मॉडुलस। या फिर सीधा एफ लिखेंगे, इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाएंगे, वेक्टर का सिंबल उस पर नहीं देंगे। तो ये जो दोनों है ये मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ। नहीं तो हम कहेंगे, हमें ऐसे लगता है कि जब हम किसी वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड लगा दें तो वो मैग्नीट्यूड होगा, मॉडुलस लगा दे तो मैग्नीट्यूड होगा वो नहीं। तो बाय टेकिंग मॉडुलस in a vector, by taking original vector magnitude of that vector can be written। नहीं, जब मैग्नीट्यूड कहेंगे वेक्टर ए का, जैसे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू क्या होगा, ए होगा, या फिर वेक्टर ए का मॉड होगा। जैसे हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो क्या कहेंगे, या तो सीधा सिंपली बी लेंगे, या फिर मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, मॉडुलस नहीं। इससे मैग्नीट्यूड ऑफ, यदि मैं कहूं वेक्टर x, तो क्या होगा, या तो सिंपली x लिखेंगे या फिर x वेक्टर का मॉड ऐसे। ठीक है, इसको उतारिए। नहीं, देखो अब ये जो एरोहेड है, ये रिप्रेजेंटेशन हम लोग क्यों लेते हैं, सुनो। मान लिया जाए कि कोई वेक्टर क्वांटिटी है जो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है,
50 किलोमीटर वहाँ से, ये जो लेंथ है 50 किलोमीटर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस 50 किलोमीटर को किसी पेपर पर तो डिनोट नहीं कर सकते, या फिर किसी पेपर पेन ले जा करके और वहाँ हम ऐसे तो नहीं लाइन बनाएंगे यहाँ से वहाँ तक, नहीं, यहाँ से वहाँ तक लाइन नहीं बनाएंगे ना। हम लोग क्या करते हैं, चुपचाप हम लोग क्या करते हैं, सुनो, एक लाइन खींच लेंगे इस पर और पॉइंट वहाँ से शुरू करेंगे, एक पॉइंट से शुरू करेंगे और एक पॉइंट पे एंड करेंगे। नहीं, इसका जितना भी डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस डाल देंगे। जैसे 50 किलोमीटर है तो 50 किलोमीटर डाल दो, 50 किलोमीटर डाल दो। ये क्या कहलाएगा, ये जो है ना, ये मतलब यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर शो कर रहा है। नहीं तो हम इसको प्लेन पेपर पे ऐसे लेते हैं, क्लियर है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, और ये डायरेक्शन ए से बी, ए से बी। ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, बी क्या है, एंड पॉइंट। नहीं तो ए से बी हम ले रहे हैं, क्लियर है, क्लियर है क्या, ठीक है। यदि 50 न्यूटन का फोर्स होगा, हम लोग क्या करेंगे, उसको 50 न्यूटन पर पेपर पर दबा कर नहीं देंगे ना, हम लोग क्या करेंगे, 50 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे ही एक एरोहेड ले लेंगे और 50 न्यूटन उस पर डाल देंगे, क्लियर। अच्छा ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर जो नंबर है वो मेनली दो तरह के होते हैं। चलो हम लोग ऐसे देखते हैं, दो तरह के, एक था पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर, और एक होता है एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। अब ये पोलर वेक्टर क्या होता है, एक्सियल वेक्टर क्या होता है, सुनो। तो पोलर वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा। पोलर वेक्टर वो वेक्टर होगा जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा। नहीं, ये वेक्टर हम इसको ऐसे कहेंगे कि ये वेक्टर having a starting point, having a starting point or point of application, starting point या फिर point of application होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो पोलर वेक्टर है। नहीं, जैसे एग्जांपल लो, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पोलर वेक्टर है। फोर्स ये भी क्या है, पोलर वेक्टर है, और भी हो सकता है, नहीं एक्सेट्रा, क्लियर है। अब इसके बाद क्या है, एक्सियल वेक्टर। नहीं, एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका यूज हम लोग रोटेशनल मोशन के लिए करते हैं, ठीक है। नहीं, एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर इसमें लिखिए, ये एक्सियल वेक्टर जो ना वो एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर are used for rotational motion, नहीं, rotational motion, rotational motion या rotational effect, rotational motion या फिर rotational effect through a through an axis, through an
एक्सिस, मान लो कि ये रोटेशन हो रहा है, ठीक है, रोटेशन हो रहा है, मान लिया जाए क्या है, ये रोटेशन हो रहा है ऐसे, ठीक है। ऐसे, ठीक है। ये ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है ऐसे, नहीं इधर से ऐसे मूव कर रहा है ऐसे, ये ऐसे मूव कर रहा है ना, ऐसे मूव कर रहा है ना, ऐसे मूव कर रहा है ना, इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस एक्सिस के अलग होगा और वो ऊपर क्यों होगा ऐसा डायरेक्शन। कैसे देखो, ये कौन सा रूल है, थंब रूल है, कौन सा रूल है ये, राइट हैंड थंब रूल या फिर स्क्रू रूल। ऐसे घूम रहा है ना, ऊपर जा रहा है, ऐसे घुमा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है ना, मतलब ये होगा राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल। नहीं देखो तो, मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा वो किस पर, किसके बेस पे होगा, वो होगा राइट हैंड थंब रूल के बेस पे। तो इस एक्सिस के अलावा मूव कर रहा है, ये रोटेशनल मोशन में हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, रोटेशनल मोशन में हो रहा है। तो हम कहेंगे कि एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर होगा जिसका यूज हम लोग रोटेशनल मोशन के लिए करेंगे या फिर रोटेशनल इफेक्ट के लिए करेंगे, और उसका जो डायरेक्शन होगा उसके एक्सिस के अलावा होगा, जिस एक्सिस के अलावा वो मूव कर रहा है, और इसका जो डायरेक्शन हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल से। नहीं, इट्स डायरेक्शन is taken on the right hand, taken by right hand thumb rule, राइट हैंड थंब रूल, नहीं या स्क्रू रूल, और स्क्रू रूल। जैसे एग्जांपल देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर देखो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। टॉर्क जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टॉर्क कौन सा वेक्टर है, ऑप्शन था एक्सियल, पोलर, ठीक है। तो ये टॉर्क जो है ना, टॉर्क एक्सियल वेक्टर है, ठीक है। ये एग्जांपल्स है एक्सियल वेक्टर के, ये पोलर वेक्टर के एग्जांपल्स हैं, नहीं हो गया। इरेज कर दूं, ओके। ठीक है, इतना हम लोग कर लिए हैं। अच्छा, इसके बाद अदर टाइप ऑफ वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर के और भी टाइप्स होते हैं, जैसे देखो अदर टाइप्स ऑफ वेक्टर के अदर टाइप, अन्य टाइप, नहीं तो ध्यान दो, इक्वल वेक्टर वाला लिखो, इक्वल वेक्टर वो वेक्टर कहलाएगा जब मान लो दो या दो से अधिक वेक्टर्स है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होगा, समान होगा। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होगा, दोनों इक्वल होगा, दोनों समान होगा, तो हम ऐसे वेक्टर्स कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। तो क्या डिफाइन करेंगे कैसे कि वेक्टर्स
having equal magnitude as well as equal magnitude and direction and same डायरेक्शन नहीं क्लियर है। अच्छा, मान लेते हैं कि ये वेक्टर है ए बी। ये जो ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, इसका जो लेंथ है वह इसका मैग्नीट्यूड शो करता है। नहीं, कोई वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसका जो लेंथ का उसको उसका ये मैग्नीट्यूड शो करता है। ठीक है, ये मानते हैं ए बी वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है सी डी। इसका ये वेक्टर बी जा रहा है। ठीक है, वेक्टर ए की लंबाई वेक्टर बी की लंबाई देखो इक्वल है और डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, वेक्टर ए इक्वल टू कहेंगे वेक्टर बी। क्लियर क्लियर है। अच्छा, उतारिए जल्दी उतारिए। ठीक है, दूसरा। अच्छा, इसमें ये बताओ कि जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जा रहा होगा तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। नहीं, मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर इक्वल टू कितना होगा? 0। इसमें नहीं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होगा? 0 पर 3 एंगल। अच्छा, चलो दूसरा लेते हैं, निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर क्या कहलाएगा? सुनो, जब दो या दो से अधिक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो बट डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो। नहीं, वेक्टर्स having equal magnitude but opposite डायरेक्शन। नहीं, मतलब ये हुआ कि एक वेक्टर ये रहा ए बी, ये वेक्टर इसको मैंने कहा, और दूसरी जो वेक्टर है ये है सी डी, मैंने कहा इसको। ये वेक्टर बी यदि है तो ये बताओ मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल है, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये होगा क्या? बिल्कुल सही है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, बट वेक्टर ए इक्वल टू नॉट वेक्टर बी, क्योंकि भाई डायरेक्शन सेम नहीं ना है। जब डायरेक्शन सेम होता है तो क्या होता है? वेक्टर इक्वल टू वेक्टर बी। नहीं, तो इसको हम ऐसे ही कह सकते हैं कि यदि एक को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को निगेटिव, मतलब वेक्टर ए इक्वल टू, स्मॉल में लिए हैं क्या? तो स्मॉल में ले लीजिए, स्मॉल में लिए हैं तो स्मॉल में ले लीजिए। ठीक है, स्मॉल में लिए हैं स्मॉल में लीजिए। तो वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। ठीक है, क्लियर है क्या? दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? तो देखिए, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है। नहीं, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 180 डिग्री होगा। कितना? 180 डिग्री। ठीक है, इसे नोट कीजिए।
हो गया। अब देखिए तो जल्दी लिखो, देखो अब देखो तीसरा अलग टाइप, कौन सा वेक्टर ये पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर होगा जिसका डायरेक्शन एक ही होगा, सभी का डायरेक्शन क्या होगा, एक वेक्टर एक ही एक साथ होगा, एक ही दिशा में सभी जा रहा होगा। जैसे कोई ईस्ट में जा रहा तो सभी ईस्ट में जा रहा होता है, वेस्ट में तो सभी वेस्ट में नहीं। तो ऐसे वेक्टर्स को बोलेंगे पैरेलल वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है या फिर सेम नहीं भी हो सकता है, नहीं तो हम कहेंगे कि वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है, नहीं तो देखो एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है बी, नहीं दोनों क्या होगा पैरेलल वेक्टर। इसमें थीटा कितना 0 डिग्री। देखो तो दिशा जब डायरेक्शन सेम होगा तो एंगल कितना 0 डिग्री। इसके बाद है नेक्स्ट एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल वेक्टर नहीं, वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन नहीं, जैसे एक ये इधर जा रहा है, दूसरा ये इधर जा रहा है, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है, ये वेक्टर ये वेक्टर भी नहीं, ऐसा होता है। दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। देखो तो दोनों के बीच का एंगल कितना 180। जब एंटी पैरेलल होगा तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। उतारिए उसे, ठीक है। उसका कोलिनियर, इसका क्या है कोलिनियर वेक्टर। देखिए कोलिनियर वेक्टर वो वेक्टर होगा जो एक ही लाइन में होगा। कोलिनियर एक ही लाइन पर, लीनियर एक नहीं, को मतलब एक साथ, और लीनियर मतलब एक ही लाइन में। नेक्स्ट जो वेक्टर है वो कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, वेक्टर्स acting on the same line, on the same line, ठीक है। एक्टिंग ऑन द सेम मतलब ये हुआ, इसमें देखो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए नहीं, ये पोजीशन हो सकता है, या फिर एक इधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है क्या, या फिर एक ऐसे जा रहा है तो एक ऐसे जा रहा है, वेक्टर ए भी वेक्टर बी, या फिर दोनों ऐसे जा रहा है, वेक्टर ए वेक्टर बी नहीं।
इसमें थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा वो देखो, इसमें हो जाएगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इसमें थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, इसमें थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, इसमें थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। 0 एक ही डायरेक्शन में होगा तो 0, अपोजिट है तो 180, अपोजिट है तो 180, एक ही है तो 0 डिग्री। ठीक है, उतारिए उसको। ठीक है, ठीक है। अब देखो कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर, वो वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में एक्ट कर रहा हो, नहीं उसको बोले कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स। हाँ, तो कोप्लेनर वेक्टर्स acting in the same plane, ठीक है। दो वेक्टर जो होगा ना कभी भी कोप्लेनर ही होगा। टू वेक्टर्स, जैसे मान लो कि एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, नहीं एक ही प्लेन में है ना, इसलिए कोप्लेनर कहलाएगा। तो टू वेक्टर्स ऑलवेज ए कोप्लेनर वेक्टर, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज ए कोप्लेनर वेक्टर, नहीं, ठीक है। दूसरा देखिए, ध्यान दें, अगला देखिए कि नल वेक्टर, नहीं नल वेक्टर है पढ़ना है, नल वेक्टर क्या होता है सो सुनिए। नल मतलब होता है जीरो, कुछ नहीं। तो नल वेक्टर वो वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, नहीं नल वेक्टर a vector having zero magnitude, ठीक है, ठीक है, जीरो मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल देखिए कि वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर ए इक्वल टू का जीरो वेक्टर, ये नहीं सम, इसमें देखो सम ऑफ टू वेक्टर्स आर ऑलवेज, sum of two vectors is always a वेक्टर, नोट है नहीं, कि दो वेक्टर का जो सम होता है वो हमेशा वेक्टर ही कहलाता है। तो यहाँ देखो, ये मैंने दो वेक्टर को सम किया, एक प्लस ए, सॉरी वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर ए इक्वल टू जीरो हो गया, यानी कि दो वेक्टर का सम तो वेक्टर होना है ना, तो वेक्टर हो गया। ये कितना हुआ जीरो, तो जीरो वेक्टर, इसको बोले नल वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया जीरो,
इसका मैग्नीट्यूड हो गया 0, इसलिए ये नल वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। अब देखिए यूनिट वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। नहीं, वेक्टर्स having magnitude equal to 1 जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा, वो क्या कहलाएगा यूनिट वेक्टर। नहीं, इसका रिप्रेजेंटेशन देखो, इट इज represented by कैप। ऐसे इसको बोलते कैप, ये नहीं क्या, ये कैप। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ये कैप, ऐसे, या इसको हम ऐसे कह दें, कैप और हैट और कैरेट, ऐसे कैप है, ये कैप नहीं, इट इज used to make a scalar quantity, scalar quantity vector quantity नहीं, टू वेक्टर क्वांटिटी ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ऐसे कर सकते हैं कि यूनिट वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होगा, हम लोगों ने क्या कहा, इसको कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, कैप, इसको बोलेंगे कैप, कैप पढ़ेंगे या फिर हैट पढ़ेंगे या फिर कैरेट पढ़ेंगे, कैरेट नहीं। इसका जो यूज हम लोग करते हैं, यूनिट वेक्टर का जो एप्लीकेशन होगा, यूज होगा, वो किसी भी स्केलर क्वांटिटी को यदि वेक्टर बनाना हो तो हम लोग उसको यूनिट वेक्टर को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये इसका यूज करेंगे हम लोग, किसका, यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे। नहीं, अब देखो एग्जांपल, जैसे ए है, ए पर हमने ऐसे कैप लगा दिया तो क्या पढ़ेंगे इसको, यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए। बी पर मैंने कैप लगा दिया, क्या पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर बी। आई पर हमने कैप लगा दिया, क्या पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर आई। जे पर हमने कैप लगा दिया, पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर जे। नहीं, हम किसी भी चीज पर यदि कैप लगा देंगे तो उसको पढ़ेंगे वो यूनिट वेक्टर है वो। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। कितना मैग्नीट्यूड होगा, 1 होगा। क्लियर है क्या? अच्छा, अब देखिए देखिए उतार दे उसको, वीडियो पॉज कीजिए, आप लोग बताइए, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं।
मान लिया जाए कि कोई स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड नहीं, स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड, तो स्केलर क्वांटिटी है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेक्टर से, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो हो जाएगा फुल वेक्टर कहलाएगा, फुल वेक्टर, ये फुल वेक्टर हो जाएगा। स्केलर क्वांटिटी कहिए मतलब मैग्नीट्यूड कहिए, नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, हो गया। सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि ए क्या है, कोई स्केलर क्वांटिटी है, ए कोई स्केलर क्वांटिटी है, इसको हमें वेक्टर बनाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके यूनिट वेक्टर से। इसका यूनिट वेक्टर मान लेते हैं कि ये ए कैप है या एन कैप है, कुछ ही मान लेते हैं, ए पर ये कैप, ए कैप है ये, नहीं तो ए इंटू ए कैप हो गया इक्वल टू फुल वेक्टर। अब फुल वेक्टर कैसे लिखेंगे हम लोग, ए वेक्टर, ये इसको बोलेंगे फुल वेक्टर, नहीं क्लियर है। तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, तो यूनिट वेक्टर बराबर क्या होगा, ए कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, नहीं होगा। तो यदि हम इसको ऐसे लिखें तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग ये लिखेंगे कि यूनिट वेक्टर इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी, फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, नहीं, यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये फॉर्मूला हो गया। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। यदि मैं एफ यूनिट वेक्टर कहता हूं तो ये इक्वल टू क्या होगा, एफ फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, चाहे ऐसे लिखे या फिर इसी चीज को हम लिख सकते हैं एफ फुल वेक्टर अपॉन एफ वेक्टर का मॉड, ऐसे दोनों एक ही चीज है, नहीं। तो यूनिट वेक्टर का जो एप्लीकेशन आएगा वो हमारे आपके जीवन में बताने वाला है, ठीक है। जब आप आगे स्टडी करेंगे, 12th में जाएंगे, वहां भी खूब यूनिट वेक्टर का एप्लीकेशन आएगा। 11th में जब आगे पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन, तो मोशन इन प्लेन में भी आपको यूनिट वेक्टर्स का बहुत ज़्यादा यूज आएगा। तो आप यूनिट वेक्टर बदलने का तरीका समझ लीजिए, ये फॉर्मूला है वो समझ लीजिए, और क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है उसको समझ लीजिए, ठीक है। इतना लीजिए। आप देखिए आगे छोटा सा इसको नोट कर लिए, सही जज कर रहा हूं। अब देखो रिप्रेजेंटेशन of unit vectors in coordinate system, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं, क्या ध्यान दो। ये हो गया कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम, हम मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ऐसे, ठीक है। एक्स एक्सिस पर जो हम लोग यूनिट वेक्टर लेते हैं वो लेंगे आई कैप, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर जो होगा वो आई कैप,
वाई एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा जे कैप, और जेड एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा के कैप। नहीं, वो क्या कहेंगे, आई कैप इज यूनिट वेक्टर, या फिर ऐसे कहें कि यूनिट वेक्टर in x axis is h I cap। नहीं, ऐसे करते हैं। फिर क्या है, यूनिट वेक्टर in y axis h j cap, ये I कैप, ठीक है, जे कैप। इसके बाद कहेंगे कि यूनिट वेक्टर इन जेड एक्सिस इज टेकन एज के कैप, ठीक है, के कैप। नहीं, अच्छा, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे कोई पॉइंट है P, यहाँ पर ये ओरिजिन है, इसको मैंने क्या किया, इसको यहाँ से मिला दिया ऐसे, और इस पॉइंट का जो डिनोटेशन किया गया है वो है 2 4 3, ऐसे किया गया है। मतलब क्या होता है इसका, ये पॉइंट P, इसका एक्स एक्सिस में जो पोजीशन है वो 2 है, y में 4, z में 3, ये इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग ये होता है। जो पहले लेंगे हम लोग वो x लेंगे, उसके बाद y, उसके बाद z। यदि 2 ही दिए हुआ है कोऑर्डिनेट सिस्टम तो क्या लेंगे, x और y लेंगे, तब z उसमें नहीं होगा। नहीं, 3 दिया है तो x y z ले लेंगे, मतलब x y z में तीनों वैल्यू हमको दिए हुआ है, ठीक है। यदि 2 दिया हुआ तो सिर्फ x और y का मान दिया हुआ है, यदि 1 दिया है तो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस दिया होगा, और कौन, x एक्सिस, ठीक है। अच्छा, तो अब बताइए कि ये जो OP है, OP, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं जानता। तो OP वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दो, इसको हमको वेक्टर फॉर्म में बदलना है, तो ये तो मैग्नीट्यूड है ना, इसको वेक्टर में बदलना है तो क्या करेंगे, ये किस एक्सिस में है, ये एक्स में, इसको हम वेक्टर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब एक्स एक्सिस में 2 है और एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई होता है, यानी कि 2 को आई से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 2i कैप। नहीं तो क्या कहेंगे इसको, 2i कैप। उसके बाद आगे चलो, y एक्सिस का ये 4 है, ये पॉजिटिव में है, यहाँ प्लस लिखा, y में 4 मतलब 4 मैग्नीट्यूड हुआ, और यूनिट वेक्टर j यानी कि 4j कैप, ठीक है, 4j कैप। और z एक्सिस में 3 है, z में 3, z का यूनिट वेक्टर क्या है, k, तो लिखो प्लस 3k कैप। मतलब इसका यूनिट, ये इसका जो वेक्टर फॉर्म लिखने का तरीका होगा ये होगा, नहीं इसका ये तरीका होगा। क्लियर है, ठीक है। नहीं, ओके। अब ध्यान दो, ये लिखते मैग्नीट्यूड, हटाओ उसको, ये लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, नहीं ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड, ऐसे मैंने माना, ठीक है।
मान लिया जाए कि यहाँ से ये पॉइंट P है, यहाँ पर P पॉइंट है, ये O पॉइंट है, और ये ऐसे दिया हुआ है, ये X है, ये Y है, और ये Z है, X Y Z ऐसे दिया हुआ है। तो देखिए OP इक्वल टू क्या होगा वेक्टर में, OP इक्वल टू क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड लगा दो। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट डालेंगे ऐसे, और ये जो मैग्नीट्यूड है इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ये एक फार्मूला बन गया, ये एक फार्मूला बन गया। जैसे एग्जांपल लो, वेक्टर P इक्वल टू तुमको दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो वेक्टर P का जो मॉड होगा वो बराबर क्या होगा, नहीं तो देखो यहाँ पे वेक्टर P का मॉड इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट i x का है ना, x का कैप सॉरी स्क्वायर, x का स्क्वायर, x के ऊपर 2 है, y का स्क्वायर, y के ऊपर 3 है, एंड z का स्क्वायर, z के ऊपर 6 है, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। ऐसे करेंगे इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, 2 2 जा 4 प्लस 9 प्लस 46 कितना हो गया, 49 हुआ। उसका रूट देखो 9 से 15 45 हुआ और 4 49 49 हो गया। 49 का रूट होता है 7, मतलब 7 यूनिट, 7 जो होगा वो इसका वैल्यू हो जाएगा 7 यूनिट, नहीं इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है क्लियर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं और इसके एग्जांपल्स और क्वेश्चंस, ठीक है जैसा होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।